एंटी पैरेलल और इसी तरह से चलना है हमने, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आ जाती है इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि सपोज कर लो आपके पास ये एक वेक्टर है, लेट दिस इज अ वेक्टर ए, और ये वेक्टर आपके पास बी है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास फार्मूला है ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करना है कि भाई आपने थीटा को पुट कर देना है कितना, 0 डिग्री पुट कर दें। तो थीटा आप 0 डिग्री पुट कर दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये बनेगा ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये बनेगा आपके पास क्या, 0, सारा 0 हो जाएगा और एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और ये किसका माइक ऑन हो गया, ये आ जाएगा। अब ये बात तवज्जो से सुननी है बेटे, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जब आपका 0 है ना, ये 0 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 0 जो रिप्रेजेंट करता है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो आपके पास n है ये आपको बता रहा है किस चीज़ के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। अब ये मैग्नीट्यूड ऐसा है जिसका 0 है और डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे क्या है, n वेक्टर है, तो ये मिल के बेसिकली क्या बनाते हैं, ये बनेगा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ये बनेगा नल वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी नल वेक्टर कहा जाता है। सिर्फ 0 नहीं लिख सकते, इस बात का ख्याल रखना है आपने। 0 क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज इसकी रीज़न अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने कहना है कि चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आउटपुट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो हमारा अगर 0 लिखेंगे तो वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो स्केलर है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हमें स्केलर आंसर दे, वो हमें वेक्टर का आंसर दे रहा होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलें अब देखें, यहाँ पे हमने लिखा है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर बेसिकली क्या होता है, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड की अगर आप बात की जाए तो मैग्नीट्यूड उसका 0 होता है और साथ में जो उसकी डायरेक्शन अगर आप की लिहाज से बात करें तो उसकी कोई भी एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, कोई ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आपके पास होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सारा क्या है, नल वेक्टर आ जाएगा। इट मीन्स के पैरेलल वेक्टर के केस में थीटा 0 पुट करेंगे तो आंसर सिर्फ 0 नहीं लिखना, बिकॉज 0 के साथ n यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर एक वेक्टर बना देंगे। यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा, नल वेक्टर। और नल वेक्टर कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और कोई भी उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, ठीक। अब आ जाए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो आपने यहाँ भी लिखनी है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। अब आ जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर आपके पास क्या होता है, लेट दिस इज द वेक्टर ए, आप इसकी बात कर लें। सेकंड वेक्टर आपके पास ये है बी है, आप इसकी बात कर लें। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप पुट कर दें थीटा 180, हमारे पास फार्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये बनेगा
ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पुट कर दें थीटा को 180, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू आपके पास क्या बनेगा एन यूनिट वेक्टर। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स कि मैं इस बात को कुछ लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, देखें सारा 0 और साथ में आपका क्या है एन यूनिट वेक्टर। इट मीन्स कि मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, नल वेक्टर। सो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज दी राइट आंसर। इसका मतलब है पैरेलल केस में हो या एंटी पैरेलल के केस में हो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मिल जाएगा, नल वेक्टर मिलेगा। क्लियर बेटा ये बात? फिर आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब हमें बात करनी है किसके ऊपर, इसके बाद आ जाता है परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, नाउ दी परपेंडिकुलर वेक्टर हम उसकी बात कर लेते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से होते हैं, एक ऐसा वेक्टर लेट से आपके पास जो कि अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है, दूसरा वेक्टर आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है। तो अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है और इसको आप कह लें कि ये मेरे पास एक बी वेक्टर है, तो एंगल यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ कुछ उसको इस तरह से, दिस इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। चले, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री पुट करें तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू क्या बनेगा एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा क्या, ए बी इंटू आपके पास क्या बनेगा एन यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपको आंसर मिल रहा है ये आपको एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड किए जा रहा है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब आ जाएं हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स बन जाती है, ये तो हमारे पास कौन सी थी, फोर्थ वन थी। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वन करेक्टरिस्टिक, वो क्या है, अब आप ले लें पहले सपोज कर लें कि इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर की बात कर लें। चलें, अब थोड़ा सा बेटा रिकॉल करें प्रीवियस नॉलेज को आप। ये हम सपोज कर लीजिएगा कि मेरे पास एक एक्सिस है, ये सपोज कर लीजिएगा कि मेरे पास दूसरा एक्सिस है, और ये सपोज कीजिएगा कि दिस इज द थर्ड एक्सिस। ठीक, यानी ये मेरे पास x, इसको y कह दें और इसको आप बेशक z कह दें, या इसको x कह दें, इसको y कह दें और इसको z कह दें। अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर आपके पास होता था i, अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर आपके पास होता था j, अलोंग z आपके पास होता था k यूनिट वेक्टर। ठीक, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखें, मैं सपोज कर लेता हूँ कि पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ i को का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ i से। तवज्जो इधर रखिएगा, मैं ओपन करूंगा तो लिखूंगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिखते हैं i। इस तरह इस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा i इनटू आपके पास क्या बनेगा साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया? कोई बता सकता है कि मैं एंगल क्या पुट करूं यहां पे?
90 पुट कर देता हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि 90 तो यहाँ पे होगा, आई और जे, एक्स और वाई ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जेड और वाई भी परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से ये भी परपेंडिकुलर होता है। लेकिन एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो दूसरा यूनिट वेक्टर भी आई है, तो वो भी किसके अलोंग जा रहा होगा? एक्स एक्सिस के। तो दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। तो पैरेलल के केस में एंगल क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री। ये बात किसी को समझ ना आई हो? ओके, देखो मेरे पास ये आई यूनिट वेक्टर है, ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, ये क्लियर। अब एक और वेक्टर है जो कि आपने लिया हुआ आई, तो वो आई यूनिट वेक्टर ही तो है, तो वो भी किसके अलोंग जा रहा होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई? अब यहाँ पे पैरेलल हो गया तो थीटा 0 पुट करेंगे। इट मीन्स कि मैं लिखूंगा आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू, देखिए ये यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वकार कितना होता है? जी वकार बेटे 1। तो इस आई का मैग्नीट्यूड हो गया 1, वो लिख लिया। इस आई का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? 1। तो साइन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पे थीटा को पुट करेंगे 0 विद द एन यूनिट वेक्टर। ठीक, सो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू वर्ड 0 डिग्री। आंसर क्या बनेगा? 0। दिस इंप्लाइज दैट आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब है इसका आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ना, यानी नल वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिमिलर, माइक ऑफ कर दो प्लीज वकार। यहाँ पे देखें कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप आई क्रॉस आई को मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आंसर आएगा, तो जे क्रॉस जे को भी तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या बनेगा? 0। सो के क्रॉस के तब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। ये बात सबको समझ आ गई? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हमारे पास अगर आई का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ जे के साथ, तो फर्स्ट आप क्या लिखते थे? आई का मैग्नीट्यूड, सेकंड जे आपके पास है उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, ठीक है, और साथ में मैं लिखूंगा साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ठीक है बेटे, क्लियर है बेटा? ये क्लियर हो गया ना? अब उसके बाद आगे प्रोसीड करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आई और जे, आई अलोंग एक्स एक्सिस है, जे अलोंग वाई एक्सिस है, तो चीमा बेटे एंगल क्या पुट करूं? 90 डिग्री पुट करेंगे। वेरी गुड बेटे। देखें हमारे पास क्या बनेगा? आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, जे का भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1। क्यों? यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। साइन ऑफ द 90 डिग्री आ जाएगा इनटू एन यूनिट वेक्टर, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। इट मीन्स के मैं इसको लिख सकता हूँ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, सारा क्या बनेगा? 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आंसर आपको क्या देगा? देखें ये आ गया 1, और साथ में आपके पास क्या है? एन यूनिट वेक्टर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ज़रा तवज्जो इधर रखें बेटे, इधर ज़रा फोकस कीजिएगा प्लीज़। देखिए जब आपने ये लिखा हुआ है ना कि हमारे पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर आपके पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और उसका यूनिट वेक्टर हमें ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा पर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी थर्ड डायमेंशन में जाएगा। तो मुझे बताएं हबीब कि आई क्रॉस जे मैंने तो लिख लिया, इसका आंसर एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो आई और जे के परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या हो सकता है?
के हो जाएगा। इसका मतलब है कि आई और जे को मैं क्रॉस प्रोडक्ट दूंगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, के बन जाएगा। क्लियर बेटे? इधर जरा फोकस कीजिएगा प्लीज। लेट दिस इज द एक वेक्टर मेरे पास है, सपोज कर लें आपके पास इस तरह से। इसको सपोज कीजिएगा कि मेरे पास एक और वेक्टर है। इसी तरह से इसको सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास एक और वेक्टर है। ठीक है, अब ज़रा देखें, इसको आप कीजिएगा कि ये आई यूनिट वेक्टर था, ये आपके पास क्या था, जे यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास था के यूनिट वेक्टर। याद कैसे रखना, तरीका बता रहा हूँ। देखिए आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आगे जो आंसर कौन सा आएगा, के आ जाएगा। जे को के से मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जे को आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया किसके साथ, के साथ, तो जे के को मल्टीप्लाई किया, उससे अगला आंसर क्या बनेगा फराज, आई। इसका मतलब है ये आई आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं के को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, सपोज कर लें आप कह रहे हैं कि मैं के को मल्टीप्लाई करता हूँ आई के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, और जे ही आता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर मैं जे को क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ आई के साथ, अब कौन आंसर बताएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा, यानी मैं रिवर्स आ रहा हूं। के ही आएगा, लेकिन यहां पे क्या लगेगा, नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन लगेगा, वजह याद है, एक, हाँ ए क्रॉस बी, आप क्या लिखते थे कि बी क्रॉस ए है, और ये दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि ए क्रॉस बी आपके पास ऊपर जा रहा था और बी क्रॉस आपके पास किधर जा रहा था, डाउनवर्ड जा रहा था। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन रिवर्स हो गई थी, तो इसका मतलब है माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अब क्या होगी, ये रिवर्स हो गई है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ के क्रॉस जे लिखता हूँ, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस आई बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ आई क्रॉस के, तो उसका आंसर क्या बनेगा, माइनस जे बन जाएगा। बेटे क्लियर? अच्छा, अब आ जाए हमारे पास नेक्स्ट, जो हमारे पास इससे फर्दर क्या बनेगा, अब इसके बाद एक रह गया हमारे पास, एक कुछ इस तरह से रह गई है। अब आ गया सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर एमसीक्यू आ जाए जिस तरह से हमने लिखा हुआ था, तो मैं लिखूंगा सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एज, और ऑप्शन आपको देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज ए स्केयर, बी ऑप्शन इज 1, सी ऑप्शन इज -1, एंड डेल्टा ऑप्शन इज 0। ज़रा देखें आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ए क्रॉस ए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द ए आ जाएगा फर्स्ट वेक्टर का, सेकंड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, और साथ में क्या होगा, एन यूनिट वेक्टर। सो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, देखें ए और ए आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन आ गया, देखें थीटा क्या पुट करूं, कौन बताएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि बिकॉज अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, तो इसी का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो भाई वो वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, बिकॉज है ही ए, तो ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया तो एंगल क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू वर्ड 0। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी, हाँ ए क्रॉस ए, ये बनेगा आपके पास क्या, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, ये बनेगा क्या,
0 इंटू एन यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू नल वेक्टर। और अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो मैग्नीट्यूड इसका क्या बनेगा 0। इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटे? चले अब हमारे पास आ गया लास्ट हमारे पास रहेगी एक चीज़ के इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपने देखना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चले अब जरा देखें, मेरे पास ए वेक्टर है, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर मेरे पास है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना मुश्किल है। और डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपने डिटर्मिनेंट मेथड से हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी ए क्रॉस बी जब आप फाइंड करेंगे, जैसे आपने 9th क्लास के अंदर काम किया था और 10th क्लास के अंदर काम किया था मैट्रिसेस का, वही काम आपने यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लें आई, यहाँ पे लिख लें जे और यहाँ पे लिख लें के। अब आई एक्स कंपोनेंट, वाई जे वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ए वेक्टर पहला आपके पास है, इसका आई कंपोनेंट क्या है ए एक्स है, जे आपके साथ क्या लिखा हुआ है ए वाई, और के के साथ आपका क्या लिखा हुआ है ए जेड लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरा वेक्टर जो आपके पास है वो कौन सा है, वो आपका है बी है, और उसका एक्स कंपोनेंट लिख लें बी एक्स बी वाई और बी जेड लिख लें। ये आपके कंपोनेंट्स आ गए। अब आपने इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट मेथड से बेटे। तो देखें, तवज्जो इधर रखिएगा, जब आप लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, आप उसको चेंज करेंगे किस में भला, आपने इसको चेंज करना है 2x2 मैट्रिक्स में। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स में आपने इसको चेंज करना है और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा अब जरा देखिए बेटा, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, और थर्ड फिर आपके पास क्या होता है प्लस होता है। ये भी आपने याद रखना है, बड़ा आसान है, ज़रा थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए जिस कॉलम में बेटा आपके पास आई है, मैं फर्स्ट रो के हिसाब से इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखें ये जो आपका लिखा हुआ है, इसके साथ मैं लिखूंगा आई माइनस, इधर मैं लिखूंगा जे और लास्ट में लिखूंगा मैं के। अच्छा, पहले रो से मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, इसलिए आई जे के लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस रो में ये आई है वो रो हटा दें, और जिस कॉलम में ये आई मौजूद है उस कॉलम को छोड़ दें, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो आपने इसके साथ लिख लेना है। तो रिमेनिंग क्या है वकार बेटा लिखवाएं ज़रा। हाँ, आपके पास आ जाएगा ए वाई ए जेड बी वाई एंड बी जेड आ गया। अब नेक्स्ट इसी तरह से चलते जाएं। अब जे के साथ ओपन कर रहे हैं, तो जे जिस रो में होगा उसको हटा दें और जिस कॉलम में उसको हटा दें, यानी जे का कॉलम भी हट जाएगा और जे की रो भी हट जाएगी। तो फर्स्ट रो भी गई और सेकंड कॉलम भी गया। तो बेटा चीमा बेटा मुझे लिखवाएं ज़रा कि मैं क्या लिखूं यहाँ पे। जे की कॉलम भी गया, ख़त्म हो जाएगा, और जे जिस रो में वो रो भी ख़त्म।
तो रिमेनिंग जो बच गया वो आपने लिखना है। क्या लिखूं मैं? जी बेटे। ए एक्स, अच्छा यहाँ पे बी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए जेड, और इस तरह से आ जाएगा बी जेड। जी नेक्स्ट बेटा के है, तो के जिस रो में है वो ख़त्म कर दें, और जिस कॉलम में है वो ख़त्म कर दें। तो बेटा अहमद लिखवाएं ज़रा मुझे। ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई आ जाएगा। अब तो आपको पता ही है बेटे कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ज़रा हबीब बेटा लिखवाइएगा मुझे ज़रा आंसर। ए वाई बी जेड, हाँ, तो बीच में क्या लगाऊं? इधर माइनस होता है, हमेशा इनमें माइनस होता है। ये बनेगा ए जेड बी वाई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है माइनस, ये आई के साथ आएगा ना, तो आप लिखेंगे इसके साथ क्या, यूनिट कैप कौन सा है, आई आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अब नेक्स्ट ए एक्स आ जाएगा, बी जेड आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और आ जाएगा ए जेड बी एक्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका प्लस, और फिर आपका इसके साथ चूंकि जे कैप आ जाएगा, और इसके साथ मैं लिखता हूँ के कैप। अब ए एक्स बी वाई, ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस क्या बनेगा, ए वाई, और साथ में क्या बन जाएगा, बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा। बेटे क्लियर है? क्लियर? ओके, अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या करना है आपने बेटा, तवज्जो इधर रखिएगा। ए क्रॉस बी, इसको आज जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए, सॉरी, ये बनेगा ए बी साइन थीटा बन जाएगा, ए बी साइन थीटा बन जाएगा, और ये टर्म आपके पास एज इट इज चलेगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि आप थीटा फाइंड करें, तो थीटा इज इक्वल्स टू, चले मैं डायरेक्ट नहीं करता, एक स्टेप आपके लिए कर लेता हूँ। ये बनेगा अगले स्टेप में साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये सारी की सारी टर्म बेटा आपके पास एज इट इज आप लिखेंगे। ठीक है, जो ऊपर आपने नॉमिनेटर में लिखी हुई है उस टर्म को सब आप लिखेंगे एज इट इज, यानी आ जाएगा ए एक्स ए वाई बी जेड माइनस, यहाँ से स्टार्ट होंगे आप, और माइनस एंड सो ऑन प्लस, ये लिख लिया बेटे, और डिवाइड कर दें किससे, ए बी से। जब आप थीटा फाइंड करेंगे तो साइन को फिर किधर लेके जाना पड़ेगा, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, अब साइन को मैं उधर लेके चला गया, तो यहाँ बनेगा क्या, साइन ऑफ इनवर्स। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आंसर आपको नहीं देगा। क्यों? कोई बता सकता है क्यों नहीं आंसर देगा आपको? वो इसलिए क्योंकि बेटा देखिए, ये जो आपका ये वाली सारी टर्म मौजूद है ना, इसका आई लगा हुआ है, जे है और के है, तो ये पूरा एक वेक्टर है। तो पहले आप इस वेक्टर को जब इस पार्ट में लिखेंगे, फिर आपने इसको मैग्नीट्यूड में फाइंड करना है, उसके बाद जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल प्रेडिक्ट करने का कहेगा, कैलकुलेट करने का बोलेगा, तो फिर आप डॉट प्रोडक्ट से हेल्प लोगे, वो आसान है काम करना। ये काम औखा है, ज़रा मुश्किल है, तो हम वैसे डॉट प्रोडक्ट से ही क्या करते हैं, एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान। बेटे क्लियर? चलें आज के लिए बेटे ये बहुत है, बाकी जो है ना